Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Superior Group of Colleges Learning Management System. I am Muhammad Waqar Shuaib, your physics teacher. The chapter we are studying is chapter number 6, that is fluid dynamics. And the topic we are going to study is about exercise short question answers. तो ये बेटा जी हमारे पास इस चैप्टर का छठा लेक्चर है जिसमें हम एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को स्टडी करेंगे। तो इससे पहले हमने फ्लूइड डायनामिक्स के पहले 5 लेक्चर्स के अंदर इस चैप्टर का थ्योरेटिकल पोर्शन सब किया है। अब हम क्या करेंगे, इसके एक्सरसाइज के शॉर्ट डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी के बारे में मैंने आपको लेक्चर में ही बताया था कि विस्कोसिटी क्या होती है। दो लेयर्स के दरमियान जो फ्लूइड की लेयर्स होती हैं उनके दरमियान फ्रिक्शन होती है। सो विस्कोसिटी इज द फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड। इसको हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं और एक ग्रीक लेटर जो है, तो ये आप विस्कोसिटी के बारे में लिखेंगे। दूसरा आप ये भी लिख सकते हैं कि विस्कोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फ्लो के। तो यहाँ पे आप इसको बता सकते हैं कि ये आप लिखेंगे इस शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर में कि इट इज एन अपोजिंग फोर्स विच कम्स इनटू प्ले व्हेन वन लेयर ऑफ द फ्लूइड मूव रिलेटिव टू अनदर लेयर। द इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन टू लेयर्स ऑफ द fluid which stops the relative motion among the layer is called viscosity. सेकेंड इसका क्वेश्चन है जी, व्हाट इज मेंट बाय ड्रैग फोर्स। तो ड्रैग फोर्स के बारे में आपको बताया गया था कि जब आप कोई भी चीज फ्लूइड में इंसर्ट करते हैं तो फ्लूइड की मोशन उसको अपोज करेगी, उसको हम कहते हैं ड्रैग फोर्स। तो कहता व्हाट आर द फैक्टर्स अपॉन विच ड्रैग फोर्स एक्टिंग अपॉन द स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस आर मूविंग डाउन थ्रू अ लिक्विड डिपेंड्स। तो ये आपने ड्रैग फोर्स की डेफिनेशन इसके अंदर लिखनी है। An object moving through a fluid experiences a retarding force called a drag force. This force increases as the speed of the object through the fluid increases. तो ड्रैग फोर्स को हम स्टोक्स लॉ से निकाल सकते हैं। इसमें ईटा जो है वो विस्कोसिटी है, आर जो है वो रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट है, वी इसके अंदर वेलोसिटी है उसकी जो ऑब्जेक्ट आपने इंसर्ट करना है, और एफ जो है ना वो ड्रैग फोर्स है। तो इसकी डिपेंडेंस भी देख सकते हैं, स्पीड ऑफ स्फीयर पे, रेडियस ऑफ स्फीयर पे एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के ऊपर। ये तीन इसकी डिपेंडेंस है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाई फॉग ड्रॉपलेट अपीयर टू बी सस्पेंडेड इन एयर। एक्सरसाइज एग्जाम के मुताबिक काफी अहम है ये क्वेश्चन, कि वो कहता है फॉग ड्रॉपलेट जो एक धुंध होती है उसका हमें जो ड्रॉपलेट है वो हमें सस्पेंड क्यों लगता है। तो वो इसलिए सस्पेंड लगता है क्योंकि उसका मैस बहुत कम होता है, और उसके सस्पेंशन की दूसरी वजह ये होती है कि उसकी टर्मिनल वेलोसिटी बहुत जल्दी अचीव हो जाती है, और जिसकी टर्मिनल वेलोसिटी जितनी जल्दी अचीव हो जाती है वो उतनी कम टर्मिनल वेलोसिटी से मूव करता है, इसलिए हमें वो सस्पेंड नजर आता है। तो आप लिखेंगे फॉग ड्रॉपलेट इज अ टीनी ड्रॉपलेट विद स्मॉल वेट, as it falls very soon the drag force acting on it becomes equal to its weight, क्योंकि उसका वजन बहुत कम है, and hence it attains terminal velocity quickly which has a very small value. Thereafter it drops very slowly with that terminal velocity and appear to be suspended in air. तो मेजर लॉजिक याद रखिएगा इसकी कि उसकी टर्मिनल वेलोसिटी जल्दी अचीव हो जाती है, जिसकी वैल्यू बहुत कम है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि इसकी जो सस्पेंशन है वो हमें मिलती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। तो ये फ्लो की दो टाइप्स हमने डिस्कस की थी, लैमिनार और टर्बुलेंट। लैमिनार में हमने कहा था इसको स्ट्रीमलाइन फ्लो भी कहते हैं, इसको स्टेडी फ्लो भी कहते हैं, इसको रेगुलर फ्लो भी कहते हैं। तो ये फ्लो वो होता है जिसमें हर पार्टिकल ऐसे मूव करे जैसे पहले वाले करके जा चुके हुए हैं।
और टर्बुलेंट फ्लो को हम इरेगुलर फ्लो कहते हैं। इसमें हर पार्टिकल जो है ना उसकी जो मोशन है वो डिफरेंट होती है। So the fluid flow is said to be laminar if every particle of the fluid passing through a point moves along the same path as followed by particles which pass through that point earlier, whereas irregular or unsteady flow is called turbulent flow. तो ये आपने लेमिनार और टर्बुलेंट की यहाँ डेफिनेशन करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि आप बर्नौलीज रिलेशन को स्टेट करें और उसकी कुछ एप्लीकेशंस बताएं। तो बर्नौलीज के रिलेशन में ये चीज वाजिया थी कि एक पाइप के अंदर उसका प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो है ये कांस्टेंट रहती हैं। तो आप इसको स्टेट करेंगे, इज अ फंडामेंटल इक्वेशन इन फ्लूइड डायनामिक्स which states that the sum of pressure, kinetic energy and potential energy per unit volume in a steady flow of the incompressible and non-viscous liquid has the same value. अगर हम इसके अंदर इसकी कुछ एप्लीकेशंस की बात करें तो ऑपरेशन ऑफ पेंट स्प्रेयर और परफ्यूम स्प्रेयर, ऑपरेशन ऑफ चिमनी, लिफ्ट ऑफ एन एरोप्लेन, swing of a cricket or tennis ball, measurement of speed of liquid or that passes through a pipe, and working of carburetor of a car. And the last one is working of filter pump. ये आपने उसकी कुछ एप्लीकेशन जो है ना इसके अंदर लिखनी है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, पर्सन इज स्टैंडिंग नियर अ फास्ट मूविंग ट्रेन, इज देयर एनी डेंजर दैट ही विल फॉल टुवर्ड्स इट। इसका मतलब ये है कि अगर एक आदमी एक तेज रफ्तार ट्रेन के पास खड़ा है तो क्या उसके लिए खतरनाक है ये उससे जाके टकरा जाएगा। तो ऐसा ही है, क्योंकि इसकी लॉजिक ये है कि जब वो ट्रेन उसके पास से गुजरेगी तो ट्रेन और उस आदमी के दरमियान जो एयर की स्पीड होगी वो बहुत तेज हो जाएगी और वहां पे प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा। जबकि बिहाइंड द ट्रेन एंड बिहाइंड द पर्सन जो प्रेशर है उसका आंसर ज्यादा होगा। अब ट्रेन तो क्योंकि पटरी पे है वो तो आ नहीं सकती, तो जो आदमी है उसको एक एक्सटर्नल पुश मिलेगा हाई प्रेशर से उसके बिहाइंड से लो प्रेशर यानी ट्रेन की तरफ, तो वो ट्रेन पे जा लगेगा। तो yes, there is a danger that the man may fall towards a fast moving train. Near fast moving train the pressure decreases, hence the greater the pressure behind the man may push him towards low pressure side and he may falls towards the train. Question number 7 है, identify the correct answer. What do you infer from the Bernoulli's theorem? A option है, where the speed of the fluid is high the pressure will be low. Second है, where the speed of the fluid is high the pressure is also high. Third है, this theorem is valid only for turbulent. ये तीनों के अंदर अगर आप देखें तो पहले वाली ऑप्शन ही करेक्ट है, जहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा वहां पे इसकी स्पीड लो हो जाएगी। सेकंड ऑप्शन में भी फॉल्स है और थर्ड इसलिए फॉल्स है क्योंकि ये स्टेडी फ्लो में होता है, लेमिनार में होता है, टर्बुलेंट में नहीं होता। तो आंसर जो है ना वो where the speed is fluid is high the pressure will be low. Question number 8 है, two robots moving parallel in the same direction are pulled towards each other. आपने इसको एक्सप्लेन करना है। तो इसमें भी वही लॉजिक लगती है जो ट्रेन में लगी थी कि जब वो रोबोट्स मूव करेंगी तो उनके दरमियान जो स्पीड है वाटर ड्रॉपलेट्स की वो या एयर ड्रॉपलेट्स की वो ज़्यादा हो जाएगी और उन दोनों की जो जो रोबोट्स हैं उनकी साइडों की तरफ जो उनकी स्पीड है वो कम हो जाएगी, जिससे क्या होगा कि साइडों पे प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, दरमियान में ड्रॉप हो जाएगा। तो वो दोनों को एक्सटर्नल पुश मिलेगा और वो दोनों एक दूसरे से टकराने की कोशिश करेंगे। So when two bodies are moving parallel in the same direction, the water between them is also dragged along with them. Hence, water between boats has greater speed as compared to water on other side of the boats. As a result, the pressure of the water between the boat is reduced and greater pressure on the other side pushes the boat towards each other. तो वो एक दूसरे से टकराएंगे।
क्वेश्चन नंबर 9 है हाउ द स्विंग इज प्रोड्यूस इन द फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल। तो ये बर्नौलीज की एप्लीकेशन में भी एक्सप्लेन किया जाता है कि हम उसको क्या करते हैं, फास्ट मूविंग बॉल की एक साइड को जो है ना वो शाइन करते रहते हैं और दूसरी साइड रफ हो जाती है। तो शाइन साइड पे स्पीड एयर की ज़्यादा हो जाती है, प्रेशर लो हो जाता है, जबकि दूसरी साइड पे स्पीड कम होती है, प्रेशर हाई होता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि उसको हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो है ना एक एक्सटर्नल जो है वो उसको मूव मिलती है, जिसकी वजह से वो क्या होता है कि वो जो बॉल है वो एक तरफ से दूसरी तरफ स्विंग करती है। So when the fast moving cricket ball moves in the same way as its spin as well as it moves forward, the velocity of the air on one side of the ball increases due to spin and air speed in the same direction, and hence pressure decreases. The greater pressure on the other side deflects the path of the ball and gives it an external curvature to the ball known as swing, which deceives a batsman. Question number 10 है explain the working of carburetor of the motor car using the Bernoulli's principle। तो ये भी ऑलमोस्ट वही है, उसके प्रिंसिपल में ही आता है। इसमें क्या होता है कि पाइप वेंचुरी डक्ट इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि उसकी दरमियान में जो है वो स्पीड ज़्यादा हो एयर की, और वहाँ पे प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा, और उसी के साथ हम जो है ना वो टैंक लगा देते हैं फ्यूल का। तो फ्यूल से हाई प्रेशर से वो उसकी तरफ आता है लो प्रेशर की तरफ, और बाद में वो दोनों जो है ना वो मिक्स होके एयर फ्यूल मिक्सचर जो है वो इंजन में जाता है। So the carburetor of the car engine uses a venturi duct to feed the correct mix of air and petrol to the cylinder. Air is drawn through the duct and along the pipe to the cylinder. A tiny inlet at the side of the duct is fed with petrol. The air through the duct moves very fast, creating low pressure in the duct, which draws petrol vapors into the airstream. The last X, for which position will the maximum blood pressure in the body have the smallest value? Standing upright, sitting, lying horizontally, and standing on one's head. So the answer is maximum blood pressure in the body has the smallest value while lying horizontally. In the position, all parts of the body are in level with the heart. Hence, heart doesn't have to work quite as hard pumping against gravity. Question number 12 है in an orbiting space station, would the blood pressure in the major arteries in the leg ever be greater than the blood pressure in the major arteries in the neck? तो आंसर होगा blood pressure will be equal due to the state of weightlessness in an orbiting space station. तो उसमें फर्क नहीं आएगा। तो ये हमारे इस एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन थे। अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है ना इंशाल्लाह इसके न्यूमेरिकल्स का होगा।